भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा शतक महोत्सवी वर्ष प्रारंभ समता संघर्ष दिन आणि ओबीसीच्या जाती आधारित जनगणनेकरता समर्पित 17वी राज्य परिषद 17वी राज्यस्तरीय ओबीसी परिषद 2026 आज या ठिकाणी आपण घेत आहोत। सर्व लोकांची मतं आपल्या समोर मांडण्यात आलेली आहेत। अभी मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, या कार्यक्रमाच्या निमित्त ये दोन विषय ठेवण्यात आलेले आहेत। एक आहे शासक जातीने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना न करणे आणि असंवैधानिक ईव्हीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा निवडणुकीत वापर करून खरे प्रतिनिधित्व नष्ट करणे हे ओबीसीच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय समस्यांचे मूळ कारण आहे। एक गंभीर चर्चा। दुसरा विषय आहे राजकीय सत्ता ही सर्व किल्ल्यांची गुरुकिल्ली आहे। बाबासाहेब आंबेडकर अर्थात वर्तमानात बहुजन वर्गाने केवळ मतदार न राहता शासक वर्ग बनण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, एक चिंतन। असे दोन विषय या ठिकाणी विचार करण्यासाठी ठेवण्यात आलेले आहेत। साथियों, हा दरवर्षी होणारा कार्यक्रम आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी या ठिकाणी जो कार्यक्रम आयोजित केला होता तेव्हापासून आजपर्यंत त्या कार्यक्रमाच्या प्रारंभातून आजपर्यंत आपल्या लोकांचे अनेक प्रश्न सोडवण्यामध्ये या परिषदेचा फार मोठा वाटा राहिलेला आहे। इथून पुढेच या परिषदेच्या अशा परिषदेच्या माध्यमातून जे आंदोलन सुरू करण्यात आलं, त्या सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून 26 जानेवारी 1950 ला ज्या गोष्टीच्या मागण्या आपण त्यावेळेस करत होतो, त्या सर्व गोष्टींचे, त्या सर्व प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेमध्ये व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। भारतीय राज्यघटनेमध्ये जे अधिकार एससी, एसटी, ओबीसी आणि यामधून धर्मपरिवर्तित असणारे जे अल्पसंख्याक आहेत, या लोकांना जे अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहेत, त्यासाठी अमेरिका आणि युरोपमध्ये रक्तपात झालेला आहे। सहजासहजी हे अधिकार मिळालेले नाहीत। युरोपचा जर आपण अधिकार बघितला, म्हणजे लोकांना जो अधिकार मिळालेला आहे मतदानाचा, तो अधिकार सुरुवातीला
शिक्षित असणाऱ्या लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला होता. म्हणजे जो शिक्षित असेल त्याचा दुसरा अर्थ आहे, जो अशिक्षित असेल त्याला मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. हे आपण सर्व या ठिकाणी जे उपस्थित लोक आहात ते किती आहात हे जास्त महत्वाचं नाही आहे. त्यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे आणि त्या शिक्षित असणाऱ्या लोकांना हा मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला. नंतर दुसरी अट त्या ठिकाणी टाकण्यात आली, टॅक्स पेयर असणाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळेल. जे टॅक्स पे करतील, याचा अर्थ जे टॅक्स पे करणार नाहीत त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. तुमच्यापैकी किती लोकांना ही गोष्ट माहीत आहे माहीत नाही, पण मला हा अनुभव आहे. माझ्या गावामध्ये जेव्हा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत होत्या तेव्हा काही लोक निवडणूक लढू इच्छित होते. तेव्हा त्या गावामध्ये जाणकार असणारे लोक त्यांना विचारायचे, तुम्ही ग्रामपंचायतीचा टॅक्स भरलेला का? तुम्ही तुमच्या घराचा टॅक्स भरलेला आहे का? ते म्हणायचे नाही. मग ते म्हणायचे नाही, तुम्हाला निवडणुकीमध्ये उभं राहता येणार नाही. एक पर्याय आहे, 10 वर्षाचा घर टॅक्स भरला नसेल तर तो सर्वचा सर्व घर टॅक्स तुम्हाला एकदाच भरावा लागेल आणि भरण्याचं पावती घेऊन जावं लागेल आणि ती पावती त्या फॉर्मला जोडावी लागेल की माझ्यावर कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स शिल्लक नाहीये. तेव्हा टॅक्स जो आहे तो अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. साथियों, तो टैक्स पे करना बहुत जरूरी है. अभी आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का बजट 50 लाख करोड़ का है. आप में से बहुसंख्यांक लोगों को ये आंकड़ा कितना होता है ये समझ में भी नहीं आया होगा. 50 लाख करोड़. आपली ऐपत लाख रुपएपर्यंत हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाख तक सोचते, बहुत ज्यादा हुआ 10 लाख तक सोचते हैं. तो 50 लाख करोड़ तो अभी अगर यही समझाने के लिए अगर मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये आंकड़ा कितना होता है, इस पर भी मुझे लंबा प्रवचन देना पड़ेगा. तो मैं इस विषय को आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है. 50 लाख करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, ऐसे 50 लाख करोड़. सोच लो, फिर भी मुश्किल है थोड़ा समझना आप लोगों को जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं उसके बारे में. इतना भारत सरकार का 1 साल का टैक्स कलेक्ट होता है. भारत सरकार के पास इतना टैक्स कलेक्ट होता है साल भर का.
इसमें राज्य सरकार का टैक्स शामिल नहीं, इसमें जिला पंचायत का टैक्स शामिल नहीं है, इसमें तालुका पंचायत ग्राम पंचायत का टैक्स शामिल नहीं है, इसमें महानगर पालिका नगर पालिका का टैक्स शामिल नहीं है। वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता है, ये टैक्स के रूप में इकट्ठा पैसा देश के तरक्की के लिए लगाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी तरक्की का जो काम है वो है एजुकेशन। एजुकेशन पर पहले नंबर से ज्यादा खर्चा एजुकेशन पर होना चाहिए। जितना ज्यादा एजुकेशन पर खर्चा होगा उतना देश की तरक्की होगी। दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। आज दुनिया में अमेरिका अगर सबसे आगे है तो वो व्यावसायिक शिक्षा की वजह से। वहां कोई आदमी खेती नहीं करना चाहता। आप लोग अगर सुनकर हैरान हो जाओगे, अगर आप लोग अमेरिका गए तो वहां आप लोगों को सरकार बोलेगी आपको 10-20 एकड़ जमीन चाहिए, ले लो, वो जंगल है। 10-20 एकड़ 25 एकड़ 50 एकड़। वो पंजाब के लोग खेतिहर है ना, वो जाते हैं, कनाडा में बहुत जमीन है, वो वहां जाकर किसान बन जाते हैं। तो हमारे यहां 10-20 एकड़ जमीन वाला आदमी बहुत पैसे वाला माना जाता है। वहां जमीन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का और यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। उसकी संपत्ति जमीन और खेती से पैदा नहीं होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पैदा होती है। हमारे देश में अभी भी खेती ही बहुसंख्यांक लोगों के रोटी और रोजगार की समस्या का समाधान होता है। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं। तो हम लोगों को जो ओबीसी की जाति न्याय गिनती का मुद्दा है, वो ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा संख्या में खेती के साथ जुड़े हुए हैं। ओबीसी की जो लोग हैं ये खेती के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि इन लोगों की गिनती नहीं होती है। इन लोगों की गिनती नहीं होती है। भारत सरकार ने ये मुद्दा हमने उठाया है, ये मुद्दा हमने उठाया है गिनती करने का। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने गिनती करेंगे ऐसा कहा, किया नहीं, करेंगे ऐसा कहा। क्यों? जब मैंने कहा ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा, तब नरेंद्र मोदी को और भाजपा को और आरएसएस को लगा कि ओबीसी वामन मेश्राम की तरफ चला जाएगा, तो नहीं जाना चाहिए। उसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के कहने पर यह ऐलान किया, हम गिनती करेंगे। नहीं किया अभी तक। जब हमारे लोगों के पास जा रहे थे गिनती करने के बारे में, तब मोदी ने बयान दे दिया हम करेंगे। तो ओबीसी के लोगों ने कहा सरकार कर रही है, खाए के लिए झंझट कर रहे हो, है? तुम आंदोलन करने की बात कर रहे हो, काहे के लिए आंदोलन कर रहे हो? सरकार ने बोल दिया ना करेंगे। अब हमको तो मालूम था कि वो नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कहा। नहीं करेंगे
इसलिए करेंगे कहा ताकि करेंगे ऐसा कहने से ओबीसी के लोग किसी आंदोलन में शरीक होने का काम ना करें। अगर ओबीसी के लोग किसी आंदोलन में सहभागी हो जाते हैं तो फिर हमारे आंदोलन से, हमारे गुमराही से हट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और इस वजह से ओबीसी के गिनती करने का मुद्दा पब्लिकली जाहिर रूप से कहा करेंगे, किया नहीं, मगर इसकी वजह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं, कम से कम 272 में से 240 सीटें चुनकर आई। और दूसरे पार्टी नायडू और नीतीश कुमार और कुछ पार्टियों का समर्थन लेकर उन्होंने पूर्ण बहुमत 272 सीटों का बहुमत हासिल किया। ओबीसी की जाति आधारित गिनती क्यों महत्वपूर्ण है? गांव में ये कहा जाता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो गांव के लोग कहते हैं, एक आदमी कहता है दूसरे आदमी को, मैं तेरे को गिनता नहीं हूं, तो ज्यादा बड़ी बात मत कर, मैं तेरे को अपने गिनती में नहीं रखता। गिनना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ओबीसी की संख्या, बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो वहां उन्होंने गिनती किया तो पता चला ओबीसी की संख्या 52% नहीं है, 64% है। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए गिनती किया तो ये आंकड़ा निकला 64%। तो हो सकता है सारे देश भर का आंकड़ा भी 64% हो। तो ये गिनना बहुत जरूरी है। गिनने से क्या होता है, अगर ओबीसी की गिनती 64% है और ब्राह्मण 3.5% है, तो 3.5% लोग 80% सरकारी नौकरी में काबिज है और जो 60% लोग हैं वो 5% है। तो अन्याय कितना ज्यादा हो रहा है संख्या के तुलना से पता चलता है। संख्या बहुत सारे काम के लिए जरूरी है, तुलना करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तुलना करने से पता चलता है दूसरे लोग विकास में कितने आगे हैं और हम लोग विकास में कितने पीछे हैं। आंकड़ों के आधार पर यह पता चल रहा है कि ओबीसी के लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। नॉर्थ इंडिया में तो उनका नाम ही पिछड़ा वर्ग है, मगर वास्तव में पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि जिनकी संख्या 64% है उनका इस देश में राज होना चाहिए था, मगर राज होने के बजाय एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, जागृत नहीं है, उनको लगता है कि मेश्राम जी आप कब प्रधानमंत्री बनाओगे, ओबीसी के आदमी को तो आरएसएस ने बना दिया है, तो अब दोबारा और बनाने की क्या जरूरत है। तो जो लोग अपने सम्मान के साथ सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं उनके पास पावर होता है। अगर आरएसएस की मदद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है तो वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नॉमिनेटेड या इंग्रजी शब्दाचा, इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ होता है नामधारी, यानी प्रधानमंत्री है वो सबसे बड़ा पोस्ट है, क्योंकि जो कार्यकारी सत्ता है भारत के संविधान के अनुसार वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रधानमंत्री अपनी सत्ता मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्री बनाकर बांट देता है, तो सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में है, नियंत्रण में है। तो वो प्रधानमंत्री
एक अदर बैकवर्ड क्लासेस का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है, मगर उसके पास किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है। सारे लोग आरएसएस के फैसले कर रहे हैं और केवल नरेंद्र मोदी के मुख से प्रचार में लाया जा रहा है और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी भी इसी में खुश है। कुछ लोग खुश नहीं हो सकते, कुछ लोगों को वास्तविक सत्ता चाहिए और कुछ लोगों को नॉमिनेटेड पावर से भी खुशी मिलती है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ है और नॉमिनेट किया हुआ होने की वजह से ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉमिनेटेड है और ये बात देश के सारे ओबीसी के लोगों को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये दो प्रकार के प्रधानमंत्री होते हैं, एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री, एक नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। इलेक्ट होने के पहले आरएसएस ने उसको नॉमिनेट किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, उसके बाद चुनकर आए, तो नॉमिनेटेड है। नरेंद्र मोदी जो है ये आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड है। और नॉमिनेटेड का अर्थ क्या है? नॉमिनेटेड का अर्थ है दोज हु नॉमिनेट। नॉमिनेट का क्या अर्थ है? दोज हु नॉमिनेट। जो नॉमिनेट करता है वास्तविक पावर उसके पास है। जिसको नॉमिनेट किया जाता है वो नॉमिनेट करने वाले के अधीन है। तो दोज हु नॉमिनेट, हु वो है वास्तविक सत्ता का नियंत्रक। तो वो वर्ग है ब्राह्मण, वो सत्ता में नहीं है, वो एमएलए में नहीं है, वो एमपी में नहीं है, मगर सारी सत्ता उनके नियंत्रण में है। अकाउंटेबिलिटी कितनी है? 0। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, जवाबदेही नरेंद्र मोदी की है और सत्ता पर नियंत्रण ब्राह्मणों का है। यह अनियंत्रित सत्ता है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही के लिए पार्लियामेंट में मान लो जवाब देना है, ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है, तो जवाब ब्राह्मण नहीं देगा, जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा, जवाब ब्राह्मण लोग नहीं देंगे, क्योंकि उसको सामने, तोप के सामने उसको रखा हुआ है। वास्तविक सत्ता उन्होंने अपने पास में रखी। आरएसएस वास्तविक सत्ता का नियंत्रण क्यों कर रहा है? एक सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है सत्ता का नियंत्रण क्यों कर सकता है? क्यों करता है, क्यों कर सकता है? दो बातें। संगठन शक्ति के बल पर आरएसएस बनाने वाले लोगों ने 100 साल हो गए, अभी 100 साल हो गए, 100 साल लगाए संगठन बनाने पर। आरएसएस के लोगों ने 100 साल लगाए संगठन बनाने पर। इस संगठन शक्ति के बल पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ये ध्यान रखना जरूरी है। आपको जो सबक ग्रहण करना है वो क्या है? संगठन शक्ति 3.5% ब्राह्मणों ने इस संगठन शक्ति का निर्माण किया और इस संगठन शक्ति के बल पर नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। अन्यथा ब्राह्मणों के पास नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट करने का कुछ नहीं है। संगठन शक्ति है। संगठन शक्ति की वजह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को नॉमिनेट किया। इसका मतलब है सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन शक्ति है। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं?
आपको फील्ड में जाकर संगठन शक्ति का निर्माण करना है। इसलिए समझा रहा हूं, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल क्या है? संगठन शक्ति है। जो प्रधानमंत्री को नॉमिनेट कर सकती है वो ताकतवर क्या है? संगठन शक्ति है। वो संगठन शक्ति निर्माण करने की बात है। हम 2030 तक इस पर काम कर रहे हैं। बामसेफ बनाने पर मैंने जिंदगी के 50 साल लगा दिए। वो पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों का संगठन था। अभी जो संगठन हम बना रहे हैं वो मासेस का है, 98% लोगों का, 2% लोगों का, कर्मचारी लोगों का संगठन बनाने के लिए 50 साल का समय मैंने लगाया। और अभी जो हम संगठन बना रहे हैं, जो कर्मचारी नहीं है, जो एम्प्लॉइज नहीं है, तो प्राइवेट में हो या सरकारी हो, कर्मचारी नहीं है, आम आदमी है, उसका 98% लोगों का संगठन बनाने के काम में लगे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन हमने बनाया, ये संगठन मासेस का संगठन है और आपको मासेस में जाना चाहिए। अगर बामसेफ के लोगों ने इतना बड़ा संगठन बनाया बामसेफ का, तो अब बामसेफ के कर्मचारी लोगों को मासेस में जाना चाहिए और मासेस में जाकर भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संघर्ष करने वाला संगठन बनाना चाहिए। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन। संघर्ष करने वाला संगठन बनाना चाहिए। संघर्ष करने वाला संगठन क्यों बनाना चाहिए? पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस भारत छोड़ो आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए। जो जेल में थे वो बाहर निकलकर प्रधानमंत्री बनाए गए। जेल में निकालकर प्रधानमंत्री बनाए गए। संघर्ष की बदौलत, संघर्ष की बदौलत जेल में डाला। संघर्ष की वजह से ही जेल से निकालकर प्रधानमंत्री बनाया। अंग्रेजों ने ही बनाया, अंग्रेजों ने ही जेल में डाला, अंग्रेजों ने ही प्रधानमंत्री बनाया। तो ये बात हम लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूं कि 2030 तक 6.5 लाख गांव में हमको संगठन बनाना है। तो आपको हर सैटरडे और संडे अपने गांव में नहीं रहना चाहिए। मोटरसाइकिल निकलकर जो साधन अवेलेबल है वो साधन लेकर गांव में जाना चाहिए। 6.5 लाख गांव है, गांव में जाना चाहिए। और 625 हमारे संगठन की शाखाएं हैं देश भर में। तो अभी कोई एक आदमी को 625 जिलों में नहीं जाना है। 625 जिलों में संगठन है। बस एक जिले के लोगों को एक जिले में जाना है। अपने जिले का अगर एक आदमी संकल्प कर ले, ज्यादा नहीं, एक आदमी संकल्प कर ले, तो साल भर में सारे गांव कवर हो सकते हैं। 15 लाख गांव है और 15 लाख, 6.5 लाख गांव है, 15 लाख बूथ है। 6.5 लाख गांव है, 15 लाख बूथ है। तो हम लोगों को बूथ लेवल का संगठन बनाना है। तो 15 लाख बूथ का संगठन बनाना पड़ेगा। तो 15 लाख यूनिट्स होंगे, 15 लाख शाखाएं होगी। एक जिले में केवल एक आदमी चाहिए, केवल एक आदमी। साल भर में जिले में जितने बूथ है, साल भर में ही केवल एक आदमी कर सकता है। मेरे जैसा 550 जिलों में घूमने की जरूरत नहीं।
अब आप लोगों को हर जिले में हमने ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर दिया है। आपको केवल एक आदमी को संकल्प करना है। एक से ज्यादा लोग हैं जिले में, मगर एक आदमी को संकल्प करना है। तो एक आदमी भी अगर संकल्प कर ले तो सारे जिलों में संगठन खड़ा हो जाएगा। 15 लाख बूथ गांवों में खड़े हो जाएंगे। गांव और शहरों को मिलाकर 15 लाख बूथ हो जाएंगे। और एक बूथ में चुनाव आयोग के कहने के अनुसार 1200 वोट होते हैं। और 1200 वोटर में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी है, मगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भी है। तो जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग है, अगर आपने 15 लाख बूथ बनाया, ये भौगोलिक नेटवर्किंग हो गया। और अगर इसका सोशल नेटवर्किंग करना है, अगर इसका सोशल नेटवर्किंग करना है तो क्या करना होगा? शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के जो वोटर है उसको 3 संगठन बनाए जा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। दूसरा है शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब। तीसरा है नॉमिनिक ट्राइब। उसके बाद है एमबीसी, उसके बाद है ओबीसी, उसके बाद है बुद्धिस्ट, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, ऐसे मिलाकर 6। तो 8 और 6 14 सामाजिक समूह। अगर इस तरह से भौगोलिक नेटवर्किंग के इतने लोग होते हैं तो आपके सोशल नेटवर्किंग के लोग एक सामाजिक समूह में शेड्यूल कास्ट में 3 होते हैं, शेड्यूल ट्राइब में 2 होते हैं, नॉमिनी ट्राइब में 1, ऐसे 14 हो रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 14 सामाजिक समूह हो रहे। और 14 सामाजिक समूहों को 15 लाख को गुणाकार कर लो तो ये राउंड अबाउट 2 करोड़। तो 2 करोड़ सामाजिक समूह आप लोग तैयार कर सकते हो। आपके पास 2030 तक का समय है, साल भर में ये तैयार कर सकते हो। उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, हर जगह ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग देना जरूरी है। ट्रेनिंग से जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो रिफाइन हो जाएगा। रिफाइन होने का मतलब है ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा सही तरीके से काम करेगा, ज्यादा रिजल्ट निकालने वाला काम करेगा। ये काम हमको लोगों से लेना है, लोगों से काम करवाना है। ये हम काम करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये अगर 1-2 करोड़ में ऐसे तमाम सामाजिक समूह अगर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए 25 से लेकर 30 करोड़ लोग आपके संगठन क्षेत्र के प्रभाव में आ जाएंगे। और जब जन आंदोलन करने का ऐलान किया जाएगा तो 30 करोड़ लोग सड़कों पर उतर सकते हैं ऐसा संगठन बनाने से। अगर 30 करोड़ लोग आपने सड़कों पर उतार दिया तो आप लोग लिबरेट हो जाओगे, आप लोग आजाद हो जाओगे। ऐसा किए बगैर नहीं हो सकते, ऐसा करने से हो सकते हैं। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली उठाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल संगठन बनाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो और संगठित शक्ति का निर्माण करते हो और देशव्यापी जन आंदोलन का निर्माण करते हो तो आप आजाद हो सकते हो। ब्राह्मण अंग्रेजों से आजाद हो गए थे, हम ब्राह्मणों से आजाद हो जाएंगे। और जब आजाद होंगे तो क्या होगा? अपने भविष्य का फैसला लेने लायक हो जाएंगे। हम लोग आजाद होने का मतलब क्या है? हमें अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार होगा। जब हमें
अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार होगा। तो ये बात समझाने के लिए बताता हूं, बच्चे आप पैदा करते हो और पंडित जी को बुलाते हो कि पंडित जी मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया है, इसका क्या नाम रखूं? अबे बड़ा काम कर लिया पैदा करने का, नाम रखने का छोटा काम नहीं कर सकता। छोटा काम क्यों नहीं कर सकता? ये दिमागी गुलामी है। दिमाग ही सारी दुनिया में परिवर्तन का कारण है। इसलिए दिमाग को हथियार बनाना जरूरी है। मैं अकेला आदमी सारे देश भर में घूमते 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 इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा कर दिया, देशव्यापी संगठन खड़ा कर दिया, और देशव्यापी संगठन खड़ा कर दिया, और आने वाले समय में 2030 तक ये जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा मैं कह रहा हूं सिंपल, आपने अगर वैसा कर दिया तो इस देश में हम लोग आजाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और जैसे ही मुक्त हो जाएंगे हमारी सभी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका फैसला लेने का अधिकार हमारा होगा। अभी हमारा फैसला लेने का अधिकार नहीं है, फैसला लेने का अधिकार ब्राह्मणों का है, इसलिए हमारी समस्या है। अगर हमारा फैसला लेने का अधिकार होगा तो हम खुद मुख्तियार हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान खुद करने लायक हो जाएगा। ये करना होगा। ये करने के लिए आप लोग अपने आप को तैयार करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।